दोस्तों नमस्कार। मीडिया और समाज के चरित्र और उनके संबंध को समझने के लिए कई वैज्ञानिक जो हैं, सामाजिक वैज्ञानिक हैं, बहुत अलग अलग समय में कोशिश किए हैं। उसमें भारत भी शामिल है और भारत से दूसरे देश भी शामिल है। जितने अच्छे से आप मीडिया और समाज के अंतर्द्वंद को या उनके संबंध को समझेंगे, आप उतना अच्छा कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, उतना अच्छा आप व्यवहारिक बातें कर सकते हैं और मीडिया का उत्तरदायित्व तो उतना अच्छा ही आप फिक्स कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के शोध होते रहे हैं और यूजीसी नेट के लिए यह टॉपिक, यह विषय बहुत ज़रूरी है क्योंकि मीडिया और समाज जो है आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस विषय पर आऊँ, आपको बता दूं कि जो कल्चर और मीडिया है, मीडिया यानी कि मास मीडिया से बात यहाँ पे हो रही है और कल्चर यानी कि किसी समाज की, किसी देश की, किसी इलाके विशेष की खान पान की अवधारणा, सोच की अवधारणा, कार्य प्रणाली, निर्णय लेने की क्षमता, उसके पहनावा ओढ़ावा, उसके मिलने की, उसके एंजॉय करने के जो तमाम तरीके हैं, वो सब कल्चर का पार्ट है, जिसमें भाषा भी शामिल है, धर्म भी शामिल है, जाति भी शामिल है और तमाम वो हर चीज़ जो व्यक्ति कर रहा है एक समाज के साथ क्रिया प्रतिक्रिया, चाहे परिवार के बीच में कर रहा है, ये सारे जो है वो कल्चर के एलिमेंट है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो जो है, टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी बिट लॉन्गर, इसलिए हैव पेशेंस एंड बी विथ मी। धैर्य रखिए और साथ में रहिए। यकीन मानिए आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा और आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई भी अगर आता है इस विषय पर तो आप आसानी से कर सकेंगे। नाउ कमिंग टू अवर टॉपिक, दैट इज हॉफस्टीड कल्चरल डायमेंशन। अब हॉफस्टीड साहब जो थे वह भी एक साइंटिफिक थे, साइंटिस्ट थे, साइंटिफिक अप्रोच था उनका और समाज के बारे में साइंटिफिक तरीके से सोचते हुए उन्होंने कल्चर के 6 प्रतिमान रखे कि इन 6 प्रतिमानों के आधार पर आप कल्चर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को, अपने विषय को। प्रोफेसर, और जो मैं ये बोल रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर वो विजुअल भी होगा, सो आप डोंट वरी, आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। प्रोफेसर ग्रीक हॉस्पिट कंडक्टेड वन ऑफ द मोस्ट कंप्रिहेंसिव स्टडी ऑन हाउ वैल्यू इन द वर्क प्लेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाई कल्चर। और हॉफस्टीड साहब ने यह बताया कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्लेस पर, वहाँ पर आपके कल्चर से कैसे प्रभाव पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आप अगर मैनेजमेंट में हैं तो मैनेजमेंट में कल्चर का प्रयोग करते हुए कैसे आप एक अच्छा मैनेजर बन सकते हैं। तो ये हॉफस्टीड साहब का कहना था। द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड डिस्टिंग्विश द मेंबर ऑफ वन ग्रुप और कैटेगरी ऑफ द पीपल फ्रॉम द अदर। यानी कि हम लोग के दिमाग जो है, कलेक्टिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड, यानी कि हम लोग के दिमाग का जो प्रोग्रामिंग है वह इस तरह से किया गया है कि एक कल्चर के आदमी की सोचने समझने या परिकल्पना या कल्पना की जो अवधारणा है वह दूसरे कल्चर के आदमी से अलग होगा। सो दैट इज द कलेक्टिव प्रोग्रामिंग। कलेक्टिव प्रोग्रामिंग मीन्स हम लोग की प्रोग्रामिंग ही माइंड की ऐसी है कि दूसरे कल्चर के आदमी कुछ एक ही विषय पे दूसरे तरीके से सोचता है और किसी अलग कल्चर का व्यक्ति उसी विषय पे कुछ अलग तरीके से सोचता है। तो अलग अलग तरीकों से सोचना ही एक कल्चर को दूसरे कल्चर से अलग करता है। यानी माइंड की जो पूरे सोचने समझने पसंद करने की चाहत की लालसा, यानी तमाम जो मानसिक प्रक्रिया है वह दूसरे कल्चर से व्यक्ति को अलग करता है। The 6 dimensions of national culture are based on extensive research done by Professor Gert Hofstede, Gert John Hofstede and Michael Minkoff and their research team। तो 3 लोग का प्रमुख नाम था और उसके अलावा और भी लोग थे जो इस थ्योरी को रचे थे, गढ़े थे और इसको पूरी तरह से थियोरेटिकल बनाए थे। द एप्लीकेशन ऑफ दिस रिसर्च इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन द बोथ एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट सेटिंग। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये एकेडमिक सेटिंग यानी कि द पीपल कैन यूटिलाइज दिस थ्योरी टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी ऑल्सो एंड टू द कंट्री ऑल्सो एंड द वेरियस अदर सेक्टर ऑफ द कंट्री ऑल्सो इंक्लूडिंग द मीडिया ऑल्सो, एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट। अगर आप मैनेजमेंट में इसका प्रयोग करना चाहते हैं, आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छा मैनेजर वही हो सकता है जो समाज को समझे, बाजार को समझे और उसके पूरा व्यापार को समझे। ही कैन बी ए वेरी सक्सेसफुल मैनेजर। सो टू बी ए वेरी सक्सेसफुल मैनेजर, this is important that you should understand the society, and to understand the society, this 6 dimension can be very helpful to you. Now coming to the first, let me first give you the knowledge of that whole 6 dimension। वो पूरा जो 6
प्रवृत्ति है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट वन बाय वन। एंड अगेन लेट मी रिपीट दैट दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बिट लॉन्गर, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। नाउ हॉफस्टीड आइडेंटिफाइड 6 कैटेगरी दैट डिफाइंड कल्चर। 6 कैटेगरी को उन्होंने चिन्हित किया या उसको पहचाना जो कि कल्चर के प्रतिमान है। जो पहला कैटेगरी है वह है पावर डिस्टेंस इंडेक्स। द फर्स्ट कैटेगरी इज द पावर डिस्टेंस index. We will elaborate this all the category in next part, in later part, but first of all I am just giving you the knowledge of this all 6 category. The second one is collectivism versus individualism. Collectivism versus individualism. And the third one is uncertainty avoidance index. Uncertainty avoidance index. And the fourth one is femininity versus masculinity. Femininity versus masculinity. And the fifth one is short term versus long term orientation. Short term versus long term orientation. And the last one is resistant versus indulgence. The last one is resistant versus indulgence. And now we will elaborate each one of it in detail manner. एक एक करके हम लोग उठाते हैं और उसको समझते हैं कि क्या है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए आप धैर्य बनाए रखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप इसे किसी भी देश के समाज या अपने आसपास के समाज को समझ सकते हैं, देश की व्यवस्था को समझ सकते हैं। और आप जितना अच्छा समझेंगे, यकीन मानिए आप उतना ही अच्छा प्रबंधक होंगे, उतना ही अच्छा मैनेजर हो सकते हैं, उतना ही अच्छा मीडिया में लिखने पढ़ने या समझने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। Now taking the first, that is power distance index. What is it? Power distance index. Power यानी कि सत्ता, शक्ति, ताकत, है ना। इन डिस्टेंस इंडेक्स यानी सत्ता का संतुलन या सत्ता के बंटवारे में, शक्ति के बंटवारे में कितना गैप है, डिस्टेंस इंडेक्स। इससे आप समाज को समझ सकते हैं। यानी किसी समाज या किसी देश के समाज या किसी क्षेत्र विशेष के समाज को समझना है तो आप देखिए कि सत्ता कितने लोगों के पास है, कितने लोग सत्ता से विमुख हैं, यानी ताकत कितने लोगों के पास है किसी बात को बोलने का, इशू को समझने का या अपने हक को मांगने का, किसी मुद्दा को उठाने का, कितने आत्मनिर्भर है, कितने सक्षम है, कितने सशक्त लोग हैं। तो इस पे ये इंडेक्स निर्धारित है, पावर डिस्टेंस इंडेक्स। नाउ व्हाट इज इट? आई हैव जस्ट गिवन यू द इनसाइट ऑफ दिस पॉइंट। द पावर डिस्टेंस इंडेक्स कंसिडर द extent to which inequality and power are tolerated. In this dimension, inequality and power are viewed from the viewpoint of the follower, the lower level. और power distance index ये बताता है कि inequality and power are tolerated. किसी समाज में कितनी inequality यानी गैर बराबरी है। बराबरी यानी कि हर आदमी के पास 10 रुपया, 9 रुपया, 11 रुपया या 12 या 8 रुपया हो तो लगभग इक्वल माना। लेकिन किसी के पास 10 हो, किसी के पास 1 रुपया हो, किसी के पास 50 पैसे हो, किसी के पास 20 हो और किसी के पास 25 पैसा हो, तो इनइक्वालिटी और ज़्यादा लोगों में ऐसा हो, यानी 1-2 लोगों में नहीं हो, बहुत बड़ी संख्या में मास के पास हो, कम के पास बहुत ज़्यादा हो और ज़्यादा के पास बहुत कम हो, यानी 50 पैसा ऐसे लोगों के पास है जिनकी संख्या बहुत है और 10 रुपया या 20 रुपया ऐसे लोगों के पास है जिनकी संख्या बहुत कम है। तो देयर इज़ द इनइक्वालिटी ऑफ द पावर, क्योंकि जिनके पास पावर है उनके पास पैसा भी हो सकता है, जिसके पास पैसा है उनके पास पावर भी हो सकता है, जिसमें पूंजीपति हो सकते हैं या पावर कॉरिडोर के लोग हो सकते हैं। सो द पावर डिस्टेंस इंडेक्स कंसिडर द एक्सटेंट टू विच इनइक्वालिटी एंड पावर आर टॉलरेटेड। जिस समाज में इनइक्वालिटी और पावर को लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, टॉलरेटेड यानी बर्दाश्त यानी उसको स्वीकार कर रहे हैं। अगर किसी समाज में गैर बराबरी या सत्ता को लोग स्वीकार कर रहे हैं तो उसका एक आशा है, एक मीनिंग है। हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स indicates that a culture accept inequality and power differences, encourage bureaucracy and show high respect of rank and authority. तो हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स होगा यानी कि वैसा समाज जिसमें गैर बराबरी ज़्यादा होगा, यानी कम लोगों के पास अधिक संपदा होगी, सत्ता होगी, ताकत होगी और बहुसंख्यक के पास सत्ता नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, ऐसे समाज में हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स होगा। यहाँ पर क्या होगा, ब्यूरोक्रेसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, यानी कोई खास आदमी जो पावर से रिलेटेड होगा वह सब पे रूल करेगा, नियम कानून बनाएगा, नियम थोपेगा और उसकी चलती होगी, वो उसको देखकर लोग बहुत इज्जत देंगे, बहुत हौसला देंगे, सलाम ठोकेंगे और वो जब आएगा तो
लोगों को लगा कि क्या स्टारडम वाला इमेज है। तो ये होगा कि हाई लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी होगा और हाई रिस्पेक्ट फॉर रैंक एंड अथॉरिटी, और उसमें रैंक और अथॉरिटी, जिसके पास रैंक होगा, यानी कोई कर्नल है, कोई आईएएस है, आईपीएस है, कोई मैनेजर है, कोई कुछ है, तो उसका रैंक बहुत रहेगा, बहुत इज्जत होगा। अथॉरिटी यानी कि उसकी प्रभाव बहुत होगी, उसकी अथॉरिटी यानी कि लोग उससे भयभीत होंगे, उससे फॉलो करेंगे, उसकी बातों को सुनेंगे और वह समाज में एक रुतबा रखता है और दमखम रखेगा। तो दिस इज द पावर डिस्टेंस इंडेक्स, यानी ऐसा समाज में इन सबको जिसमें हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स है, यानी कुछ लोगों के पास बहुत ताकत, बहुत शक्ति, बहुत पैसा होने पर यह होगा। लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स indicate that a culture encourages organizational structure that are flat and feature decentralized decision making responsibility, participative style of management and place emphasis on power distribution। और लो पावर इंडेक्स यानी जिस समाज में पावर के आधार पर बंटवारा नहीं होगा, यानी कि सबके पास कहने के लिए या बोलने का हक होगा, हर के पास अच्छा खासा धन होगा, बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस होगा, तो उसमें लो पावर इंडेक्स होगा, लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स होगा, यानी कि बराबरी ज़्यादा होगा, समाज में बराबरी ज़्यादा होगा। इसमें कोई ब्यूरोक्रेसी उस तरह से नहीं होगा, कोई अथॉरिटी उस तरह से नहीं होगा, कोई रूल करने वाला नहीं होगा, कोई उस तरह से रूलर नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है, यानी जिस समाज में लो पावर इंडेक्स है, लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स है, वह एक अच्छा समाज माना जा सकता है, विकसित समाज माना जा सकता है। यानी वहाँ पे हर आदमी सक्षम है, वहाँ पे कोई हीरो नहीं बन सकता है, कोई किसी पर शासन नहीं कर सकता। जैसे आप बिहार को देखें तो यहाँ पे गैर बराबरी ज़्यादा है, इसलिए हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स यहाँ पे है। इसलिए यहाँ पे आईएएस, आईपीएस या राजनेताओं का काफ़ी क्रेज है, उनका काफ़ी रुतबा है, लोग उसको हीरो की तरह मानते हैं। सपना होता है किसी का कि मैं अथॉरिटी में जाऊँ। लेकिन आप मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में चले जाएं, मुंबई में चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं, छोटे से इलाकों को अगर आप रीड करें, समझे, तो एक अपार्टमेंट में बगल में कौन है किसी को नहीं पता। हो सकता है बगल में आईएएस हो, आईपीएस हो, लेकिन किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लो पावर इंडेक्स है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर आदमी आत्मनिर्भर, हर अपने आप में कंप्लीट है, आत्मनिर्भर है, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं। सो दैट इज गुड। ए सोसाइटी विच हैज़ अ लो पावर इंडेक्स इज अ वेरी गुड, इट इज़ अ गुड इंडिकेशन। इट रिप्रेजेंट्स द डेवलपमेंट, इट रिप्रेजेंट्स द एडवांस सोसाइटी। और ऐसे लोगों के लिए जब आप मीडिया के कंटेंट बनाते हैं तो आपके सीरियल्स, आपके टेलीविज़न चैनल और आपके न्यूज़ में वो कंटेंट नहीं होते हैं जिसमें कि अथॉरिटी दिखाया जाता है, इसमें कि आप नियम कानून बताते हैं, क्योंकि लोग पहले से पढ़े लिखे होते हैं, सब जानकार होते हैं। सो दिस इज द लो पावर एंड दिस इज द हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स। ये थोड़ी सी पावर डिस्टेंस इंडेक्स की पहचान थी या उसकी समझ थी, जिसके आधार पे समाज को समझा जा सकता है। So this was Hofstede first criteria and moving to the second criteria. I hope that you people are enjoying. आपको अच्छा लग रहा होगा, I think so. अगर अच्छा नहीं भी लग रहा हो तो होता है, एकेडमिक कंटेंट थोड़ा कभी कभी बोझिल होता है, लेकिन आप उसे जब समझ जाएंगे और जब उसका प्रयोग करेंगे, बिलीव करिए उस समय आपको बहुत खुशी होगी कि चलो जब समझ रहे थे तो बहुत बोरिंग लग रहा था, लेकिन जब हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो बड़ा ही ईजियर लग रहा है। नाउ कमिंग टू द second aspect of this topic, that is collectivism versus individualism. अब collectivism versus individualism क्या है? collectivism मतलब सामूहिकवाद। जब हम समाज को एक रूप से लेते हैं, उसमें एक मनुष्य नहीं होता, पूरा समाज होता है। और इंडिविजुअलिज्म मीन्स एक व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति की बात, एक व्यक्ति की बातें हावी होती है, उसकी अपनी विकास हावी होती है, समाज हाशिए पर होता है। यानी पहले व्यक्ति अपने बारे में सोचेगा, फिर समाज के बारे में सोचेगा। तो कुछ समाज ऐसे भी हैं जिसमें व्यक्तिवाद बहुत हावी है, और कुछ समाज ऐसे भी मिलेंगे जिसमें समूहवाद बहुत हावी है, यानी लोग अपने बारे में बाद में सोचते हैं, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस पर्टिकुलर टॉपिक और क्राइटेरिया इज ऑल अबाउट द सोसाइटी। इट इज़ इंटरेस्टिंग। Now, the individualism versus collectivism dimension consider the degree to which societies are integrated into group and their perceived obligation and dependence on the group. क्या बोला इसने यही कहा कि consider the degree to which society are integrated into group। यह थ्योरी यही बताता है कि जो समाज के एक लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वह एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं,
या मिले हुए, इंटीग्रेटेड यानी कि इस तरह से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? एंड देयर परसीव्ड ऑब्लिगेशन एंड डिपेंडेंस ऑन द ग्रुप, और वह कैसे चीज़ों को ले रहे हैं और उनकी निर्भरता दूसरे लोगों पर कितनी है, कैसी है, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है। तो ये थ्योरी यही बताता है। इंडिविजुअलिज्म इंडिकेट्स दैट देयर इज ए ग्रेटर इंपॉर्टेंस प्लेस्ड ऑन अटेनिंग पर्सनल गोल। ए पर्सन सेल्फ इमेज इन दिस कैटेगरी इज डिफाइंड एज आई। जब व्यक्तिवाद वाले समाज में हम जाते हैं तो इसमें पर्सनल गोल यानी व्यक्ति के स्तर पर मेरी महत्वाकांक्षा, मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा, मेरी पीड़ा, मेरी दुख, मेरी दर्द सबसे ज़्यादा है या सब सर्वोपरि है। दूसरे का दुख, दूसरे की महत्वाकांक्षा, दूसरे की पीड़ा, दूसरे की सोच कम है, यानी उतना बराबरी का नहीं है। सो दिस इज द इंडिविजुअलिज्म, यानी मैं पहले हूं, मैं पहले हूं, उसके बाद कोई है। ठीक है। और कलेक्टिविज्म में क्या होता है? कलेक्टिविज्म इंडिकेट्स दैट देयर इज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस प्लेस्ड ऑन द गोल एज बीइंग ऑफ द ग्रुप। ए पर्सन सेल्फ इमेज इन दिस कैटेगरी इज डिफाइंड एज वी, यानी देयर इज ग्रेटर इंपॉर्टेंस प्लेस्ड ऑन द गोल एंड वेलबींग ऑफ द ग्रुप, यानी समाज की सामूहिक महत्वाकांक्षा क्या है, समाज के भलाई में क्या सार्वजनिक बातें हैं, वो इंपॉर्टेंस रखता है कलेक्टिविज्म। देन आफ्टर आई कम, पहले समाज की बढ़ोतरी किसमें, ग्रोथ किसमें है, समाज किसमें विकास बनेगा, यह है कलेक्टिविज्म, यानी कि सामूहिक सोच में। और उसमें वी की बात होती है। ए पर्सन सेल्फ इमेज इज कैटेगरी एज वी, यानी कि हम अपनी छवि के बारे में एक सामूहिक तौर पर सोचेंगे, अकेले के बारे में नहीं सोचेंगे। फर्स्ट द सोसाइटी विल डेवलप, सोसाइटी विल अटेंड देयर गोल, सोसाइटी विल अटेंड द हाइट डेवलपमेंट, देन आफ्टर इन दैट डेवलपमेंट आई विल बी ऑल्सो देयर। समाज विकसित करेगा, उस समाज का मैं भी पार्ट हूं, मैं भी विकसित करूंगा। लेकिन इंडिविजुअलिज्म में कि मैं विकास करूंगा और मैं समाज का पार्ट हूं, तो मुझसे जो विकास होगा उसमें कुछ समाज भी आ जाएगा। दोनों में यह फर्क है, यानी इसमें व्यक्ति की विकास की बात है और कलेक्टिविज्म में समाज की विकास है। अब इसको समझते हैं कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसमें अमेरिका वगैरह तमाम देश है, यूरोपीय कंट्री है, वहां पर क्या है, इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है, व्यक्ति विकास करता है। आप जितना भी थ्योरी देखिए, फिलोसफिकल थ्योरी देखिए, कांट्स है, हेगल है, फुको है, देरेदा, एक आदमी का थ्योरी है, उसमें मैं ही चलता है, यानी एक आदमी का थ्योरी, एक आदमी का बाजार है, एक आदमी की संस्कार है, एक आदमी की संस्कृति है और उसका पूरा ज्ञान का दर्शन है। एक आदमी का विकास से ही देश या राष्ट्र का विकास माना जाता है, यानी हर आदमी विकास करेगा तो राष्ट्र विकास कर जाएगा, समाज विकास करेगा, यानी व्यक्तिवादी सोच ज़्यादा है। और समाज में वहाँ पर न्यूक्लियर समाज, यानी टूटा हुआ समाज, अलग अलग है, और एक व्यक्ति से परिवार भी है, परिवार में कम लोग हैं, तो ये इंडिविजुअलिज्म। कलेक्टिविज्म अगर अपने भारत में हम लोग ले, देन यहाँ पे समाज ज़्यादा है, परिवार है, जुड़ा हुआ परिवार भी है, और इसमें है कि परिवार का विकास पहले करना है। पिता होता है, बच्चों के विकास में लगा होता है, भाई के विकास में लगा, छोटे भाई के लगा होता है, जब सब विकास करता है तो अपने लिए भी सोचता है। तो कलेक्टिविज्म है हमारे समाज में, भारत में। लेकिन कलेक्टिविज्म में यह भी है कि आप सबको आगे बढ़ाने में हो सकता है कि थोड़ा धीरे हो जाए, यानी कि बहुत भारी भरकम अगर आपका मैं है, समाज बहुत बड़ा है, तो सबको अगर आप चाहेंगे एक साथ विकास करें तो हो सकता है मेरी अपनी विकास धीरे पड़ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिजल्ट देगा। शॉर्ट टर्म में आप इंडिविजुअलिज्म से काफ़ी आगे बढ़ते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कलेक्टिविज्म ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, यानी कि सबका विकास अगर हो जाएगा तो पूरा देश अच्छा हो जाएगा, गैर बराबरी कम होगा। तो दोनों अपनी अवधारणा है, कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म, और इससे समाज को समझा जा सकता है। समाज को समझने का यह भी एक अच्छा नज़रिया बन पड़ता है। और मीडिया के जो कंटेंट है आजकल ज़्यादातर इंडिविजुअलिज्म पे चल रहा है। जब से मोबाइल आ गया, मोबाइल में क्या है कि एक व्यक्ति के पास वो मोबाइल होता है, ग्रुप वाचिंग तो होता नहीं, ग्रुप इंटरटेनमेंट होता नहीं, ग्रुप इंजॉइंग होता नहीं है। तो आप ज़्यादातर अब जो कंटेंट बना रहे हैं वह इंडिविजुअलिज्म या इंडिविजुअल आदमी, व्यक्ति आदमी को ध्यान में रख के बना रहे हैं, ताकि एक व्यक्ति का इंटरटेनमेंट हो सके, पूरा हो सके। उसके लिए कंटेंट भी बना रहे हैं, उसके लिए मैसेज भी ड्राफ्ट करते हैं, और बाजार को भी इससे फायदा है, एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड को भी इससे फायदा है। क्यों? क्योंकि आप एक व्यक्ति को आसानी से समझा सकते हैं कि भाई ये ऑफर अच्छा है, आप ले लिए, लेकिन पूरे परिवार को समझाना मुश्किल। जितने ज़्यादा लोग होंगे उनको समझाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो बाजार की भी जो डिमांड है, जो थ्योरेटिकल या सामाजिक, जिस तरह के समाज बाजार चाहती है, वो इंडिविजुअलिज्म समझ चाहती है, व्यक्तिवाद समाज
बाजार चाहती है, क्योंकि एक व्यक्ति को आप समझा देंगे, उसके पास पैसे हैं, वो जाके खर्च कर देगा, लेकिन पूरे परिवार, पूरे समाज को आप ऑफर नहीं दे सकते हैं। मुश्किल है, जितने लोग जुड़ते जाएंगे आपको समझाना मुश्किल होता है ना। ये ठीक उसी प्रकार के एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना आसान है, लेकिन अगर 100 बच्चे हैं तो थोड़ा टफ है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और मीडिया भी चाहती है कि इंडिविजुअल लेवल पे कंटेंट हम ज़्यादा दें, ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल लेवल पे कंटेंट दें, और इससे यह भी है कि कंटेंट कंजम्पशन भी बढ़ता है। अकेले आदमी है तो वो कंटेंट पे ही निर्भर है, इंफॉर्मेशन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए या फिर नॉलेज के लिए। लेकिन अगर कलेक्टिव है तो उसके डिमांड्स कुछ और होंगे, देयर डिमांड्स कैन बी सम लिट बिट, है ना, डिफरेंट। सो दैट इज द इंडिविजुअलिज्म एंड वर्सेस कलेक्टिविज्म। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट point, that is uncertainty avoidance index. Now how it is useful to understand the society? Let me tell you that the uncertainty avoidance index consider the extent to which uncertainty and ambiguity are tolerated. The dimension consider how unknown situation and unexpected event are dealt with. दो अनसर्टेनिटी एवॉइडेंस इंडेक्स है, वह बताता है कंसिडर द एक्सटेंट टू विच अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्विटी आर टॉलरेटेड। ये बताता है कि जो अनसर्टेनिटी मतलब क्या, अदृश्य, अज्ञात, अकथनीय, अननोन, अंधकार, यानी जो हम नहीं देख रहे हैं, जो हम नहीं जान पा रहे हैं। अब उसके बारे में हमारी कैसी कैसी कल्पना है, अच्छी अच्छी या बुरी बुरी, या गंदे गंदे या भद्दे भद्दे या डरावनी डरावनी, कैसी कल्पना अननोन के बारे में, यानी आने वाला कल कैसा होगा। किसी के लिए बहुत रोमांटिसाइज हो जाएगा, जो इश्क में है वो कहेगा कि भाई बहुत अच्छा है, जो बीमारी में है, हिल नहीं कर रहा है, उसके लिए डरावना हो सकता है, जो पहले से बहुत कर्ज में, उसके लिए डरावना हो सकता है, जिसके पास बहुत पैसे हैं उसके लिए भी डरावना हो सकता है, कल जाके पैसे नहीं खत्म। तो हर आदमी की अपनी कल्पना। एक बच्चे के लिए हो सकता है कि कल मुझे और चॉकलेट्स मिले और खिलौने मिले। तो कुछ पॉजिटिव्स, कुछ फ्लावरी, कुछ नेचुरल, कुछ अलग अलग हर एक आदमी के। देयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू द अनसीन एंड अनसर्टेन। और अनसीन और अनसर्टेन में बहुत ताकत भी है और थोड़ी घबराहट भी, हर तरह की उसकी व्याख्या हो सकती है। अब इसमें यह आता है कि कोई समाज अनसर्टेन अवॉइडेंस इंडेक्स, अनसर्टेन के लिए कितना तैयार है, जो अदृश्य है, अव्यक्त है, उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है। तो ए हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स इंडिकेट ए लो टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी। एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी मीन्स अस्पष्टता, जो क्लियर कट नहीं है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे, जिसे आप व्याख्यायित नहीं कर पा रहे, जिसे आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, जिसे आप परिभाषित नहीं कर पा रहे, जिसे आप डिफाइन नहीं कर पा रहे, दैट इज एम्बिग्विटी। सो ए हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स इंडिकेट ए लो टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी, एम्बिग्विटी एंड रिस्क टेकिंग। द अननोन इज मिनिमाइज थ्रू स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन etc। यानी कि जो ऐसा समाज, जो समाज बहुत ही तैयार रहता है अनसर्टेनिटी को लेकर, हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस यानी कि हाई लेवल पे तैयार रहता है कि किसी तरह इसको टाल देना। अनसर्टेनिटी यानी नेगेटिव में कुछ भी नेगेटिव अगर आता है तो उसको टाल देना है, इतना तैयार रहता है। लो टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी, वह किसी भी तरह से एम्बिग्यूटी यानी अस्पष्टता और जो नहीं दिखा है, यानी कि अनसर्टेन, जो कि जिसकी कुछ परिभाषा नहीं है, जिसके बारे में कोई आकार प्रकार या किसी उसका चेहरा नहीं है, उसके लिए एकदम तैयार है। लो टॉलरेंस यानी हम एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बहुत ही मेथोलॉजिकल आदमी हैं, डिफाइंड आदमी है, टाइम से हमको जो चाहिए चाहिए। बहुत ही एक चीज़ मुझे पता है कि क्या चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं कोई समझा सकता या दिखा सकता। तो वैसा समाज जो होता है वह क्या होता है, द अननोन इज मिनिमाइज थ्रू स्ट्रिक्ट रूल। वैसा समाज बहुत ही कड़े नियम कानून बनाता है जिससे कि अननोन को हम टाल सकें, यानी बहुत अच्छे नियम बनाएगा, कानून बनाएगा कि अननोन कभी भी उस समाज को डरा नहीं सकता है, हिला नहीं सकता है। अब जैसे कोरोना में हमने देखा, जो समाज बहुत अच्छा अनसर्टेन तैयार है, कोरोना को लेकर तैयार होता, वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, पहले से तैयारी रहता। और जो राष्ट्र, जो समाज तैयार था वहाँ पे मौतें कम हुई, जो नहीं तैयार था वहाँ पे लोग मरते गए। भारत में भी हम लोग ने देखा वैसा सीन। तो हम लोग अनसर्टेन के लिए बहुत तैयार नहीं थे। और वह परिवार, वह समाज जो अनसर्टेन के लिए बहुत तैयार होता है, क्या करता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, मेडिकल इंश्योरेंस लेके रहता है, इस तरह के तमाम हाउस इंश्योरेंस लेके रहता है, उसके बाद व्हीकल इंश्योरेंस लेके रहता है, ताकि कुछ हो तो मैं क्लेम करके फिर से मैं दिक्कत में ना जाऊं या ऐसे पोजीशन में ना जाऊं जो कि ठीक नहीं है। लेकिन जो समाज तैयार नहीं रहता है, फॉर एग्जाम्पल, वो क्या करता है, रिस्क लेता है।
एम्बिग्यूटी को अवॉइड करने में बिलीव नहीं करता, उसको स्वीकार करता है, भाई आने दो, मैं नहीं ले सकता हूँ। तो दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ द सोसाइटी। ए लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स इंडिकेट्स ए हाई टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी, यानी अनसर्टेनिटी को कहता आ जा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ तुम। हाई टॉलरेंस, बहुत हाई टॉलरेंस होता है उसके पास। एम्बिग्यूटी एंड रिस्क, और रिस्क भी खूब लेता है एम्बिग्यूटी से। द अननोन इज मोर ओपनली एक्सेप्टेड, जो अननोन है, अदृश्य है, अकथनीय है, उसको ओपनली एक्सेप्ट करता है कि चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एंड देयर आर द लैक्स रूल रेगुलेशन, और वहाँ पर नियम कानून बहुत से कम होते हैं। जिस तरह आदमी को ओवरनाइट अगर अमीर होना, जुआ खेलता है, अब उसको पता नहीं होता कि कितना रिस्क है, कितनी मुनाफा होगा या कितना हार जाऊंगा, लेकिन मुनाफा भी बहुत होता है और हारता भी है तो भयानक हारता है, तो उसमें कुछ भी कह नहीं सकते। तो बहुत लोगों को इस तरह की लाइफ पसंद होती है। बहुत सारे समाज हैं इस तरह के होते हैं जहाँ पर लोग नियम कानून का बिल्कुल परवाह नहीं करते। बहुत सारे राष्ट्र ऐसे हैं, अफगानिस्तान है, इस तरह के कई ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर कोई समाज उस तरह से नहीं है, जो बहुत प्रिपेयर्ड है, हेल्थ से लेकर, एजुकेशन से लेकर या इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर, कुछ वहाँ पर उस तरह से नहीं। और बहुत समाज बहुत प्रिपेयर्ड है, हेल्थ सिस्टम से, एजुकेशन से, आर्म एंड एमुनेशन से, टेक्नोलॉजी से। वो बिल्कुल अनसर्टेनिटी को बिलीव नहीं करता कि कोई आए हम पे आक्रमण कर दे, पूरी तैयार है, जिसमें तमाम यूरोपीय राष्ट्र है, अमेरिका है, हर देश उस तरह से। लेकिन हर देश की कोशिश होती है कि वह हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में जाए, यानी कि कभी भी अनसर्टेनिटी को कोई देश, कोई समाज बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। वह चाहता है कि मैं पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हूँ। लेकिन बहुत ऐसे समाज हैं जिनमें चाहने से तो होता नहीं, आपको तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए आपको प्रॉपर फील्ड वर्क करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, और लंबे समय तक आपको मैनेजमेंट बनाना होता है, उस तरह के नीति, उस तरह के नियम बनाने होते हैं कि वह चले। और देखिए बाजार में जो मैनेजमेंट का मैं बात कर रहा था, वहाँ पे भी हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स है, यानी बाजार भी चाहता है कि हम ऐसे नियम कानून बनाएं, ऐसे हम, कोई भी ब्रांड चाहती है कि इस तरह से हम बाजार बनाएं कि लंबे समय तक हम ब्रांड प्लेयर रहें, मार्केट प्लेयर रहें, और हमारा ब्रांड इमेज हमेशा आगे रहे। कोई नहीं चाहता कि हमारा ब्रांड इमेज खराब हो। तो कंपनी भी वही चाहती है, लंबे समय तक एम्बिग्यूटी हमारे व्यापार में नहीं आए, हमारे मुनाफा में नहीं आए, और उसको अवॉइड करने का तमाम कोशिश होता है। लेकिन जो नए प्लेयर होते हैं वह रिस्क लेते हैं, तो उनके लिए एक अलग है। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग था। और मीडिया भी हमेशा एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहती है जो हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स में लो टॉलरेंस रहे, यानी कि वैसा समाज रहे जिसमें कि रिस्क वगैरह कम से कम हो, मिनिमाइज्ड हो, और कहते हैं ना बराबरी हो, समानता हो उस समाज में, और उसमें गैर बराबरी कम से कम हो। जो अस्पष्ट है या अस्पष्ट है या कुछ अनटुवार्ड इवेंट है वो कम से कम हो, और उसके लिए सतत प्रयास मीडिया करती है। तो ये था हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, यानी वैसा समाज जिसमें अनसर्टेनिटी को स्वीकारा जाता है या नहीं स्वीकारा जाता है, उसको कैसे देखा जाता है या नहीं देखा जाता, इसके आधार पर समाज को समझाने का एक तरीका था। आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू। इफ इट इज नॉट क्लियर देन पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि दिस वीडियो विल बी बिट लॉन्गर, सो विथआउट आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और बने रहिए मेरे साथ। नाउ मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, यानी मैस्कुलिनिटी यानी कि पित्त सत्ता जिसे कहते हैं, है ना, पिता का सत्ता यानी मेल डोमिनेंस। फेमिनिटी यानी मातृ सत्ता यानी फीमेल डोमिनेंस, यानी वैसा समाज जिसमें नारियों को पूरा अधिकार होता है, दैट इज फेमिनिटी। उनके समाज में किसी भी डिसीजन में, किसी भी बात में अपनी बातों को रखने का, बोलने का, उस मंच पे उठाने का पूरा अधिकार होता है। और मैस्कुलिनिटी यानी कि ऐसा समाज जिसमें कि पुरुष को पूरा अधिकार होता है अपनी बात को रखने का, बोलने का, समझाने का। डिसीजन मेकिंग में उनकी ऑथोरिटी अकाट्य होती है, हर को स्वीकार होती है, कोई उसको खारिज नहीं कर सकता। सो दैट इज ए पॉइंट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। सो हॉफस्ट्रीट साहब ने इसे भी बनाया और इसके आधार पर भी समाज को समझने के लिए बनाया। द मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी डायमेंशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए टफ वर्सेस टेंडर। टफ यानी फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए, टेंडर यानी कि फीमेल के लिए, दोनों में ये अंतर है। एंड कंसिडर द प्रेफरेंस ऑफ सोसाइटी फॉर अचीवमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी, इक्वलिटी, बिहेवियर, etc। और इसके आधार पर उन्होंने समाज को समझा कि समाज की जो प्रेफरेंस है अचीवमेंट में, एटीट्यूड टुवर्ड्स सेक्सुअलिटी इक्वल मैस बिहेवियर, यानी कि समाज में जो बिहेवियर है वो आप फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी पे भी समझ सकते हैं। यानी जिस समाज में नारियों को उचित स्थान प्राप्त है, उनको समानता का अधिकार है, और वह अपने पसंद के कैरियर चुन सकते हैं, अपने पसंद के साथी चुन सकते हैं, अपने पसंद की
कपड़े चुन सकते हैं, वह समाज विकसित समाज है, क्योंकि वह बराबरी है, उसमें फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी में बहुत अंतर नहीं है। लेकिन वैसा समाज जिसमें दोनों में बहुत अंतर है, यानी प्रेफरेंस में मैस्कुलिनिटी या किसी भी आधार पर, या तो फेमिनिटी को मान लीजिए नारियों को ही ज़्यादा हम प्रेफर करें, पुरुषों को ना दें, कि भाई बेस्ट जॉब यानी कि बेस्ट कपड़े कौन पहनेगी तो महिला पहनेगी, फॉर एग्जांपल मतलब बेस्ट जॉब के लिए कौन जाएगा तो महिला जाएगी, बेस्ट स्कूल में कौन पढ़ेगा बेटी बेटियों में तो बेटी पढ़ेगी, वो भी ठीक नहीं। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि अच्छा स्कूल में कौन जाएगा, महंगे स्कूल में तो बेटा जाएगा, बिटिया किस में जाएगी, सस्ता स्कूल में जाएगी, ये भी ठीक नहीं। यानी दोनों गैर बराबरी, चाहे इधर हो बेटों को लेकर हो या बेटियों को लेकर हो, दोनों गड़बड़, यानी बराबरी, यानी कि अगर क्षमता है तो दोनों अच्छे स्कूल में जाएंगे, नहीं है तो दोनों एक एवरेज स्कूल में दोनों जाएंगे, लेकिन जाएंगे दोनों एक ही जगह या एक ही लेवल पे जाएंगे। तो ये होना चाहिए। तो मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी से भी समाज को समझना आसान है। जिस समाज में भेदभाव कम है महिला पुरुष के बीच, वह समाज अच्छा है। जिसमें दोनों वर्किंग कंडीशन में आ सकते हैं, वो समाज अच्छा है। तो यह एक कंसेप्ट है मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। मैस्कुलिनिटी कम्स विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: डिस्टिंक्ट जेंडर रोल, असर्टिव एंड कंसंट्रेटेड ऑन मटेरियल अचीवमेंट एंड वेल बिल्डिंग। और मैस्कुलिनिटी में यह देखा गया है कि डिस्टिंक्ट जेंडर रोल, यानी हर लिंग का क्या काम है, क्या अलग काम है, उसके आधार पर इसको समझा जा सकता है। असर्टिव, कितना असर्ट करते हैं, उनका प्रभाव कितना है। एंड कंसंट्रेटेड ऑन मटेरियल अचीवमेंट एंड वेल्थ बिल्डिंग, और मटेरियल अचीवमेंट क्या है और कितना धन संपदा बना सकते हैं, इस पे समझा जा सकता है। यानी मैस्कुलिनिटी यानी कि जो पुरुषत्व है, यानी पुरुषों से यह अपेक्षा की जाती है और देखा गया है कि उनका जो जेंडर रोल है वो अलग होता है, वो थोड़ा असर्टिव होते हैं, यानी अपनी बातों को रखते हैं और चाहते हैं कि हर स्त्री या पुरुष जो भी है परिवार में या समाज में उसको फॉलो करे। तो पुरुषों का एक डोमिनेट फीचर है असर्टिव। एंड कंसंट्रेटेड ऑन द मटेरियल अचीवमेंट, और जितने भी भौतिक साजो सामान है घर में, वस्तुओं की खरीदारी या उसके लिए पैसे का जुगाड़ करना, ये सब पुरुषों पर ये आता है, ये जिम्मेवारी, और वो करना भी पसंद करते हैं। वेल्थ बिल्डिंग, और वो पैसे कमाने में भी संलग्न होते हैं। ये देखा गया भारत में भी ऐसा होता है कि मेल जो है वह पैसे कमाता है, सामान को खरीदता है, और लेकिन अपनी बातों को मनवाता है। वो इतना करने के बाद उसका ये होता है कि मेरी बात को पूरे परिवार फॉलो करे, और मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वह चुपचाप इसको बर्दाश्त करे या सुने या मेरी बातों से सहमत हो। फेमिनिटी कम्स विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: फ्लूइड जेंडर रोल, मॉडेस्ट नेचरिंग एंड कंसंट्रेटेड विद क्वालिटी ऑफ लाइफ। और जो फेमिनिटी है यानी कि मातृत्व जो है वह क्या करती है, वह क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता पर उसका विशेष ध्यान होता है। यानी जिस समाज में माँओं का प्रधानता है, बेटियों की प्रधानता है, वह समाज थोड़ा सा स्मूथ समाज होता है, रग्ड समाज नहीं होता है। फ्लूइडिटी होती है, यानी कि उसमें तरलता होती है, वाणी की, विचार की, पहनावे की, वह अच्छा मतलब कि शांत समाज होता है, बहुत हिंसात्मक समाज नहीं होता, लड़ाई झगड़े कम होते हैं। आप भारत के नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं, वहाँ पे मातृसत्तात्मक आपको मिलेगा। वहाँ पे आप जाने के बाद यू पीपल विल ऑब्जर्व दैट देयर द सोसाइटी इज दैट बिट डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम लैंड, जो भारत का दूसरे क्षेत्र है। वहाँ पे शांति ज़्यादा है, स्थिरता ज़्यादा है, संचार ज़्यादा है, और एक रस है वहाँ पे, मॉडेस्ट नर्चरिंग, और एक सम्यता आपको मिलेगा, एस्थेटिक सेंस मिलेगा, जो कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में वह एस्थेटिक नहीं होता है। तो इससे भी आप समाज को समझ सकते हैं, और इससे मीडिया को समझ सकते हैं। जिस मीडिया में, जिस देश में या जिस समाज में ज़्यादातर कंटेंट महिलाओं पर आधारित है और महिला उस कंटेंट में ज़्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि दैट पार्टिकुलर सोसाइटी इज़ द फेमिनिटी। और नाटक या इस तरह के आप कहानियाँ या फिल्म बनती है जिसमें महिला प्रधान फिल्म बन रही है ज़्यादा से ज़्यादा, अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द फीमेल डोमिनेटिंग। जहाँ मेल है यानी कि लीड रोल में मेल है, महिलाएं उसमें सपोर्टिंग रोल में, हीरोइन की रोल में है मात्र, तो आप समझ जाइए मैस्कुलिनिटी है। और ये हमारे कंटेंट को देख के समझ सकते हैं, टीवी के सीरियल्स को देख के समझ सकते हैं, विज्ञापन देख के समझ सकते हैं। सो दिस कैन बी अंडरस्टूड इन द वेरियस वे। तो ये था यह कंसेप्ट। तो थोड़ा लंबा हो रहा है पर डोंट वरी, ज़रूरी टॉपिक है, और अगर इस वीडियो को मैं 2 भागों में करता तो शायद इतना उपयोगी नहीं होता, वह थोड़ा तारतम्यता टूट जाता है। इसलिए मुझे लगा एक भाग में ही इसको किया जाए और थोड़ा धैर्य बनाएं। और अगर एक बार में नहीं होता है तो आप थोड़ा चाय कॉफ़ी लेकर पॉज करके थोड़ा एंजॉय करके फिर से देख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यू में वॉच किया जाए, है ना, लेकिन उपयोगी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन।
यानी लंबी अवधि के लिए आप क्या रणनीति बनाते हैं और छोटी अवधि की या दीर्घकालीन आपकी क्या रणनीति है, इससे भी हम समाज को समझ सकते हैं। जो समाज, जो परिवार, जो व्यक्ति लंबी अवधि की सोच बनाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है, गेन भी ज़्यादा होता है। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता है उसको गेन भी शॉर्ट टर्म होता है। तो इससे भी समाज को आप समझ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, दैट इज द लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन डायमेंशन कंसिडर द एक्सटेंट टू विच सोसाइटी व्यू इट्स टाइम जोन। समय को लेकर कोई समाज कैसे सोचता है, कैसे देखता है समय को, क्या लॉन्ग टर्म मुझे जाना है या शॉर्ट टर्म जाना है, इससे भी समझ सकते हैं। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन सो फोकस ऑन द फ्यूचर एंड इन्वॉल्व्स डिलेइंग शॉर्ट टर्म सक्सेस और ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एम्फेसिस परसिस्टेंस, प्रिजर्वेंस एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ। जो लंबे रेस का घोड़ा होता है वह छोटे छोटे चीज़ों में खुश नहीं होता है, तुष्ट नहीं होता है, खुश नहीं होता है। इसमें ज्ञान भी है, दर्शन भी है इस थ्योरी में कि अगर आपको हिमालय पे चढ़ना है तो छोटी मोटी चोटियों पर चढ़ के खुश और तुष्ट होने लगेंगे तो आप हिमालय पे नहीं चढ़ पाएंगे। हिमालय पर चढ़ने के लिए बड़ी इच्छा शक्ति, बड़ी धैर्य और बड़ा ताकत चाहिए, आत्मबल चाहिए। तो यही इसमें करना है कि द लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन सो फोकस ऑन द फ्यूचर, भविष्य पर उसका फोकस होता है, वर्तमान पे नहीं होता है। वर्तमान में मेहनत करता है और भविष्य में उसके डिविडेंड पे उसका नज़र होता है। एंड इन्वॉल्व्स डिलेइंग शॉर्ट टर्म सक्सेस, और जो छोटे अवधि की खुशी है, सक्सेस है, सफलता है, उसको डिले करता है, यानी उस पर बहुत ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि मेरा लक्ष्य कुछ और है। और ग्रेटिफिकेशन, सक्सेस और तुष्टिकरण। ग्रेटिफिकेशन यानी तुष्ट हो जाना, छोटे ही खुशी में, थोड़ी ही चीज़ में हंस लिए, थोड़ी ही देर में संतुष्ट हो गए और उसमें बड़ी चीज़ों को हम डिले कर दिए, उसको वैल्यू नहीं दिए, ये नहीं होता है। इन ऑर्डर टू अचीव लॉन्ग टर्म सक्सेस, लंबी अवधि के सक्सेस या बड़ी सक्सेस या बड़ी सफलता के लिए छोटी छोटी सफलताओं को छोड़ना पड़ता है या उनका मोह त्यागना पड़ता है। लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एम्फेसिस परसिस्टेंस या लगातार बने रहना, परसिस्टेंस यानी लगातार एसर्ट करना, फिर से कोशिश करना, फिर से करना, लगे रहना। प्रिजर्वेशन यानी कि प्रिजर्वेंस यानी कि लगातार लगे रहना, साथ ही पूरे दमखम के साथ खुद को बचा के रखना। सार्वजनिक नहीं होना कि भाई हमसे नहीं होगा अब चलो कुछ भी, बचा के रखना यानी ऊर्जा लगाना, फिर से ऊर्जा को संचित करना, यानी कि फिर से कट ऑफ करना, फिर से तैयारी करना, फिर से रणनीति करना, फिर से प्लानिंग करना, फिर से लगाना। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, तब आपको लंबी अवधि की ग्रोथ या सफलता मिलती है। तो ये है कि जो समाज बहुत प्रिपेयर्ड होता है, लंबी अवधि के प्लान बनाता है। अब देखिए जियो शुरू में क्या किया भाई, शुरू में मुनाफा नहीं देखा, आपको फ्री में दिया, आप यूज़ करिए, फ़ोन करिए, डाटा यूज़ करिए। सारे सब्सक्राइबर अलग अलग नेटवर्क से, कई कंपनियां बंद हो गई और सब जियो के कस्टमर बन गए। अब जियो को फ़ायदा हो रहा है क्योंकि अब कंपनियां कम है, ऑप्शन कम है, लोग जाएंगे कहाँ। तो लंबी अवधि के प्लान, ये नहीं कि पहले ही आए और पहले ही सक्सेस हमें मिल जाए, 1 महीने में 2 महीने में मुनाफा नहीं। लंबी अवधि के प्लान आप बनाइए। शुरू में हो सकता है कि आपको सफलता ना मिले या आपके लिए अच्छे मुकाम या अच्छे प्लेस ना बने, लॉन्ग टर्म में आप उसको फ़ायदा आपको मिलेगा। तो जो कंपनी या जो ब्रांड, जो देश, जो समाज सक्सेसफुल होता है वो लॉन्ग टर्म प्लान बनाना जानता है, शॉर्ट टर्म में बिलीव नहीं करता है। लॉन्ग टर्म, जितना लंबे दूरी तक आप देख सकते हैं, आपकी दृष्टि जो है, आपकी विजन है, उतनी व्यापक है, उतना ज़्यादा उसमें डिटेल है। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन सोज फोकस ऑन नियर फ्यूचर, और शॉर्ट टर्म में आप नियर फ्यूचर यानी कि तुष्टिकरण, ग्रेटिफिकेशन, तुरंत में आपको फास्ट फूड वाला ये कंसेप्ट है, लेकिन फास्ट फूड हेल्थ बिगाड़ता है, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन सोज फोकस ऑन नियर फ्यूचर, इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग शॉर्ट टर्म सक्सेस और ग्रेटिफिकेशन एंड प्लेस ए स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंट देन द फ्यूचर। वर्तमान पर ज़्यादा ध्यान देता है कि भाई आज ही के लिए है, कल कौन देखा, आज जितना खाना पीना एंजॉय करना है कर लो, कल कुछ नहीं होता है। ये है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन एम्फेसिस क्विक रिजल्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशन, और जल्दी से जल्दी रिजल्ट मिल जाए, जितना जल्दी रिजल्ट मिल जाए उतना अच्छा है, और परिणाम जितना अच्छा हो, तुष्टिकरण करने वाला, खुश करने वाला, उतना अच्छा। तो ये था शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। और मीडिया भी जो है वह ऐसे समाज का निर्माण करता है जिसमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट हो, लॉन्ग टर्म शांति हो, लॉन्ग टर्म स्थायित्व है, लॉन्ग टर्म बंधुता हो। मीडिया को यह करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ मीडिया के कंटेंट ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म टीआरपी के लिए या विज्ञापन को हासिल करने के लिए या पॉपुलैरिटी के लिए शॉर्ट टर्म खुशी पे काम करते हैं। ये अच्छा नहीं है। जो गंभीर मीडिया है, सरकार है, समाज है, वह लंबी अवधि की रणनीति बनाता है। नाउ लास्ट तो डोंट गो एनीवेयर, दिस इज द लास्ट पॉइंट। इंडल्जेंस वर्सेस रेसिस्टेंट।
द इंडल्जेंस वर्सेस रेसिस्टेंट डायमेंशन कंसिडर द एक्सटेंट एंड टेंडेंसी फॉर ए सोसाइटी टू फुलफिल इट्स डिजायर। हम अपनी इच्छाओं की तुष्टि कैसे करते हैं वह इसमें बताया गया। इंडल्जेंस यानी कि संलग्नता, डूबा रहना, और रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध, बचना, ना कहना। इंडल्जेंस मीन्स हाँ में हाँ मिलाना, खूब इंजॉय करना, डूब कर खाना पीना, नाचना गाना, पार्टी करना, डूबे रहना, इंडल्जेंस है। यानी हर चीज़ में मैं हूँ। रेसिस्टेंट यानी हर चीज़ में ना हूँ, बचना। तो दोनों इस तरह के समाज आपको मिलेंगे। भारत में ज़्यादा समाज रेसिस्टेंट है और पश्चिम के ज़्यादातर समाज जो है वह इंडल्जेंस है। इंडल्जेंस वर्सेस रेसिस्टेंट डायमेंशन कंसिडर द एक्सटेंट एंड टेंडेंसी ऑफ द सोसाइटी टू फुलफिल इट डिजायर। कोई समाज कितना खुला है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तुष्टि के लिए, यह थ्योरी यही बताती है। जो समाज जितना ज़्यादा खुला है वो उतना इंडल्ज है, जो समाज जितना बंद है वो उतना ज़्यादा रेसिस्टेंट है। इन अदर वर्ड, डायमेंशन रिवॉल्व्स अराउंड हाउ सोसाइटी कैन कंट्रोल देयर इम्पल्स एंड डिजायर। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह परिभाषा यह बताता है कि समाज अपनी इच्छाओं और अपनी अभिलाषाओं पर कितना नियंत्रण कर सकती है और कितना नियंत्रण नहीं कर सकती है। नियंत्रण नहीं कर सकती है, देन दैट पार्टिकुलर सोसाइटी इज ऑफ इंडल्जेंस सोसाइटी। नियंत्रण कर सकती है रेसिस्टेंट समाज, रेस्ट्रेंट समाज, सॉरी। Indulgence indicate that a society allow relatively free gratification related to enjoyment of life and fun. Indulgence, संलग्नता, वह समाज के बारे में बताती है कि आप रिलेटिवली फ्री हैं, आपको कोई नहीं रोका है। जाइए ना, किसने रोका है? खाइए पीजिए, ऐश करिए, एंजॉय करिए। एक ही जिंदगी है, एक ही दिन है, वीकेंड मनाइए, पार्टी करिए, क्लब में जाइए, पब में जाइए, बार में जाइए, रेस्तरां में जाइए, होटल में जाइए, टूर पे जाइए, ट्रेवल पे जाइए, खूब पैसे खर्च करिए। तो ये इस समाज का है फन, इंजॉइंग लाइफ एंड फन। जीवन को इंजॉय करिए, फन करिए। रेसिस्टेंट इंडिकेट दैट ए सोसाइटी सप्रेसेस ग्रेटिफिकेशन, यानी अपनी इच्छाओं को दबाता है, रेसिस्ट करता है। तो रेस्ट्रेंट ऑफ नीड एंड रेगुलेट इट थ्रू सोशल नॉर्म, और सामाजिक नियम कानून से उसको बांधता है, रोकता है। तो ये रेस्ट्रेंट यानी कि आप खुले तौर पर कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं करते हैं और उसको कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज करते हैं कि भाई आने वाला कल में आपके पास प्रॉपर रुपये हो, पैसे हो। तो सामाजिक नियम कानून से आप उसको बांध देते हैं कि भाई पब बार में जाएंगे तो अच्छी बात नहीं है, धार्मिक नहीं है, तार्किक नहीं है, व्यवहारिक नहीं है, लोग अच्छा नहीं कहेंगे। इस तरह से आप बांध देते हैं और आप बचते हैं इन सब चीज़ों से। चाहे धर्म आधार हो, चाहे समाज आधार हो, चाहे परिवार आधार हो, किसी न किसी आधार से आप इसमें नहीं जाते हैं। तो आप रेस्ट्रेंट समाज से। भारत में ज़्यादातर समाज जो है रेस्ट्रेंट समाज पे है। यहाँ पे चूंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और छोटे शहरों में संसाधन भी नहीं है। यानी छोटे शहरों में आप भारत के हैं, ना आपको पब मिलेंगे, ना बार मिलेंगे, ना रेस्टोरेंट मिलेंगे, ना उस तरह के बड़े बड़े कुछ इन्जॉयमेंट के, पब्लिक इन्जॉयमेंट के हैं, ना आपको सिनेमा हॉल मिलेगा। तो आप ऑटोमेटिकली रेस्ट्रेंट हो जाते हैं। लेकिन जो वेस्ट के देश है या भारत के जो कॉस्मोपॉलिटन है, मेट्रोज में, वहाँ पर आप इंडल्ज हो जाते हैं। यानी आप वीकेंड मनाते हैं, आपके लिए बड़े अच्छे ऐशो आराम वाले होटल्स हैं, पब हैं, बार है, रेस्टोरेंट है, आप वहाँ जाके खूब इंजॉय करते हैं, खूब धमा चौकड़ी करते हैं, खूब डांस करते हैं, खूब खाते पीते हैं। तो इंडल्जेंस यानी वैसा समाज जिसमें ज़्यादातर लोग इंडल्ज हैं, वह समाज धन से बहुत परिपक्व होता है। उसको छुट्टियाँ होती है, टाइम होती है इंजॉय करने का, वहाँ पे कंसेप्ट होता है। इसलिए वहाँ पे जो कॉमन स्पेस है, सिविल स्पेस है, वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि वहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत होंगे, बार बहुत होंगे, पब बहुत होंगे, डिस्कोज होंगे, और ये बताता है कि ये समाज खर्च करने वाला, खाने पीने वाला है। और वैसा समाज जहाँ पर आपको ये सब चीज़ नहीं मिलेगा, यानी भुक्खड़ समाज है, मतलब बिलीव नहीं करता है, उसको इस सब में बिलीव नहीं है, बहुत पार्टी करना, इंजॉय करना, इसमें उसका कोई बिलीव नहीं है, वो रेस्टोरेंट है, खुद को रोकना जानता है। और भारत में ज़्यादातर समाज, खास करके सुदूर इलाकों में ऐसा ही है, जहाँ पे एम्यूनिटीज़ भी नहीं है और लोग भी नहीं चाहते। अगर बनेगा भी वहाँ पे तो लोग उसमें इंडल्ज नहीं होंगे। धार्मिक समाज जो है, धर्म से जो रिलेट करता है। तो ये पूरा जो कंसेप्ट है, ये पूरा इंडल्जेंस वर्सेस रेस्ट्रेंट है। हॉफस्टीड साहब ने ये 6 प्रतिमान बताए थे। इन 6 के आधार पर आप समाज को समझ सकते हैं। और मीडिया चाहती है कि समाज का निर्माण जो हो
लास्ट के पॉइंट पर मैं बता रहा हूँ, इंडल्ज समाज हो, क्योंकि आप जितना खाएंगे पिएंगे विज्ञापन से उतना फायदा होगा मीडिया को, और विज्ञापन देने वाले जो संस्थाएं हैं वो मीडिया को उतना विज्ञापन देगी, कि मीडिया के कंटेंट के कारण लोग ज़्यादा पब जा रहे हैं, ज़्यादा ऑफर में खरीद रहे हैं और ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। तो मीडिया चाहती है कि इंडल्ज समाज हो, उसको रेस्टोरेंट से कोई फायदा नहीं है। रेस्टोरेंट आदमी मीडिया के कंटेंट को भी नहीं देखता, वो भी कहता है भाई ज़्यादा इसमें नहीं देखना, क्योंकि वो ना कहना जानता है। तो दोनों के अपने मायने हैं। अगर आप बहुत संपन्न हैं, बहुत भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, आपके पास समय है, संसाधन है और आपके इलाके में, आपके समाज में बहुत है, तो आप इंडल्ज भी हो सकते हैं। लेकिन आप में अगर कोई कमी है, यानी आर्थिक रूप से आप संपन्न नहीं है, आपको बहुत कुछ पाना है, तो आप ना कहना सीखिए। फिर मीडिया है ही आपको दोनों रास्तों में क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान बताने के लिए है। और आपको अगर अच्छी लगी हो कंटेंट तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की ये प्रस्तुति कैसी लगी और यह कितना अच्छा है, व्यवहारिक है आपके लिए, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट आप जानेंगे तो फिर क्वेश्चन को आप समझ कर आंसर कर ही लेते हैं। कंसेप्ट नहीं होता है तो आपको लगता है पता नहीं क्या है। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली बार फिर इसी तरह से किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।